So, today we have to discuss about the difference between bookkeeping and the accounting. First of all, last क्लास में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है. Accounting is a process which start with the identification, then measuring, recording, classifying, summarizing, analyze, interpretation and communication. ये आपके कुछ स्टेप होते हैं आपके अकाउंटिंग के. ठीक है ना. लेकिन हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में. ये डिफरेंस पढ़ा था कि जो बुक कीपिंग होती है उसमें अकाउंटिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स आते हैं. बेसिक स्टेप्स कौन कौन से आते हैं? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन. तो ये जो चार स्टेप होते हैं, इन चार स्टेप को बोला जाता है क्या? बुक कीपिंग. बिकॉज दे आर द बेसिक, दे आर द एक्चुअली बेसिक ऑफ एनी अकाउंटिंग, जिसको कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं है. लेकिन यदि आप समराइज की बात करें, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेशन, इन सब के लिए आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होना चाहिए और आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी होना चाहिए, तब जाके आप ये चीज कर सकते हो. ठीक है. तो यदि बात की जाए कि सर डिफरेंस क्या है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी डिफरेंस रहेंगे जिनको आप लिख सकते हो यदि आपसे कभी पूछा जाए तो. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं अपन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बुक कीपिंग. यहाँ पे मैंने लिख दीजिए, मान लीजिए बुक कीपिंग, और ये हो गया आपका कौन सा? अकाउंटेंसी वाला पोर्शन. तो यदि बात की जाए स्टेज की, बात की जाए स्टेज, तो बुक कीपिंग कौन सा स्टेज है और अकाउंटेंसी कौन सा स्टेज है? ऑब्वियस सी बात है, जब रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन यदि किसी बिजनेस में पहले होगा, किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन पहले होगा, तो वो कौन सी स्टेज कहलाएगी? प्राइमरी स्टेज कहलाएगी. तो यदि आपसे कोई पूछता है कि बुक कीपिंग कौन सी स्टेज है, तो वो आपकी कौन सी स्टेज है? प्राइमरी. लेकिन यदि अकाउंटिंग की बात की जाए, सो अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ, है ना, ये हमारी क्या है? सेकेंडरी स्टेज है. ठीक है. और जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पर अकाउंटिंग चालू होती है. रिपीट करता हूं वर्ड, कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पर अकाउंटेंसी आपकी चालू हो जाती है. ठीक है. आई होप ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है और ये आपकी सेकेंडरी स्टेज है. हम यहाँ पर थे कि बुक कीपिंग और जी डिफरेंस सर। में बता रहा था आपको. तो एक स्टेज की यदि बात की जाए तो बुक कीपिंग जो हमारी थी वो क्या? हमारी प्राइमरी स्टेज. और जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी स्टेज. ठीक है ना. अब एक पॉइंट यदि लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप क्यों कर रहे हो, तो यदि ऑब्जेक्टिव को लेकर बात की जाए तो बुक कीपिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्रिएट हो सके, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्रिएट हो सके. ठीक है ना. लेकिन हम अकाउंटेंसी क्यों करते हैं? अकाउंटेंसी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नेट रिजल्ट्स पता चल सके, नेट रिजल्ट्स पता चल सके. और नेट रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी बिजनेस को करते हो तो आपके पास प्रॉफिट, लॉस जैसे रिजल्ट्स आप हमेशा चाहते हो कि हमें या तो प्रॉफिट का पता चले, या फिर हमारे पास लॉस पता चले, या फिर हमारी लायबिलिटी कितनी है, या फिर हमारे पास एसेट्स कितनी है. इन सब का पता आप हमेशा करना चाहते हो. ठीक है ना. अब बात की जाए जॉब की, कौन इसको परफॉर्म, मतलब कैसे परफॉर्मेंस इसकी होती है, तो ये जो बुक कीपिंग की जो परफॉर्मेंस होती है वो रूटीन इन नेचर होती है. रूटीन मतलब डेली इसको आपको करना पड़ता है, डेली मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है ना. और ये रूटीन नेचर होती है, डेली करना पड़ता है. और आपका ये अकाउंटेंसी की यदि बात करो तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल होता है. एनालिटिकल मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालाइज करने में, समराइज करने में, थोड़ा सा आपको रूल्स भी लगाने पड़ेंगे, है ना. थोड़ा सा आपको जो साइंस में जैसे रूल्स होते हैं वहाँ अकाउंटेंसी में रूल्स लगाने पड़ेंगे. इसके बाद परफॉर्मेंस की यदि बात की जाए कि कौन इस काम को कर सकता है,
तो बुक कीपिंग के लिए हमारा जूनियर स्टाफ काफी है, जूनियर स्टाफ, ठीक है ना। और अकाउंटेंसी करने के लिए हमें कौन चाहिए, हमारा सीनियर स्टाफ चाहिए जिसको अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज हो, ठीक है ना। बात करी जाए स्पेशल स्किल्स की, स्पेशल स्किल, तो आप स्पेशल स्किल किस में जरूरत पड़ेगी, बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, और अकाउंटेंसी में आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ आपके 6-7 पॉइंट हो गए जो आपको डिफरेंस आप कर सकते हो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब आते हैं हमारे पास एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने से फायदा क्या क्या होगा, है ना। तो अकाउंटिंग करने से पहला फायदा तो ये होता है कि हम सारे ट्रांजैक्शन को क्या करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। मान लीजिए आज आप लोग अपनी नोटबुक में या फिर नोट्स वगैरह बना रहे होगे, तो एग्जाम टाइम पे क्या होगा कि उनको आप जल्दी पढ़ सकते हो, और जो लिखी जो बात होगी वो आपको ज्यादा सही लगेगी अपेक्षा की कोई आपको बताए। तो जब आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास हो जाता है जिससे आप चीजों को भूलते भी नहीं हो। सेम यहाँ पर अकाउंट में होता है कि जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो आपको किसी भी तरीके की भूल भुलैया जैसा काम नहीं होता, ठीक है ना। और आपको हेल्प इन रिकॉलिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब आपको यदि कोई ट्रांजेक्शन भूल भी रहे हो तो उसको याद करने में आसानी होती है। दूसरी चीज, इतना सब करने के बाद आपको प्लानिंग आप सही से कर सकते हो फ्यूचर की, और आप चीजों पे कंट्रोल भी कर सकते हो। अब कंट्रोल किस चीज पे करना है, कि कंट्रोल उस चीज पर करना है जैसे कि कहीं पर ज्यादा पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, ठीक है ना। यदि कहीं से इनकम आने वाली है तो क्यों नहीं आ रही है ना। इन सब चीजों पर कंट्रोल करना इफिशियंसी बोलते हैं इसको, इफिशियंसी। कम टाइम में या फिर कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा काम करके देना ही होता है इफिशियंसी, ठीक है ना। इसके बाद है एक्ट एज रेडी सोर्स, मतलब हमें सब कुछ रेडी मिलता है लास्ट में, कि जिससे कि हम पता लगा सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन जब भी बोलता हूं मैं, तो आपको किन चीज को तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन 4 चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें एक और एडवांटेज मिलता है कि हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती है इंटरेस्टेड पार्टी और इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। अब वो लोग कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ओनर खुद होता है। भैया ओनर खुद देखेगा अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, हमारा मैनेजमेंट देखेगा कि हमारे मैनेजर ने क्या वर्क किया, सही से वर्क किया या नहीं किया। दूसरी चीज, क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन पर्सन होते हैं, जिन लोगों ने हमें लोन लेके दिया है या फिर हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो भी हमारे बिजनेस को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनने जो पैसा लगाया है वो डूब जाए। अगला होता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर तो भैया सबसे पहले देखते हैं कि इनका राज क्या है सक्सेस का, या फिर यदि ये फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। उनको तो मजा ही आता है कि यदि आप फेल हो रहे हो, और यदि आप सक्सेस हो रहे हो तो वो लोग सोचेंगे कि यार ये सक्सेस क्यों हो रहे हैं, इनका प्लान क्या है। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। कमियां क्या क्या है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग की कमी ये है कि सबसे पहले तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को नहीं लिखता। कल ही मैंने बताया था कि 2 तरीके की चीज होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, जो नंबर्स में बात की जाती है क्वांटिटेटिव में, और एक होता है क्वालिटेटिव जहां पर नंबर्स की बात नहीं होती। तो अकाउंट की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव कैरेक्टर नहीं लिखे जाते, ओनली ऑन क्वांटिटेटिव लिखे जाते हैं। क्वालिटेटिव को कहीं जगह ही नहीं दी जाती है, जैसे कि क्वालिटी, साइज, कलर, सैड, हैप्पी, स्ट्राइक, ये सब चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि इनको मनी के फॉर्म में मेजर्स नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर लिखा है मैनिपुलेशन एंड मिसप्रेजेंटेशन,
तो इसका मतलब ये होता है कि हम जानबूझकर हम घाटे में चल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना अच्छा शो कर रहे हैं कि हमारी कंपनी तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। अब ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि ऑन पेपर मतलब जो हम अकाउंटिंग करेंगे उसमें हमें घाटा लग रहा है 2 लाख रुपए का, लेकिन हमने उसको कितना दिखा दिया? प्लस का 2 लाख दिखा दिया। प्लस का 2 लाख दिखा दिया मतलब है हम माइनस में 2 लाख, लेकिन हमने उसको क्या दिखा दिया? प्लस में 2 लाख। मतलब हम 2 लाख के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बाहरी लोग होते हैं वो हमें अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। लेकिन उनको अंदर की जानकारी नहीं पता होती है कि वो एक्चुअली आपकी कंपनी तो क्या कर रही है? लॉस कर रही है। तो अकाउंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर सकते हो, है ना, और चेक करने कौन आ रहा है ना। मान लीजिए मैंने आपको एक एक कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए और मैंने आपसे कहा कि एक अच्छा सा पेन लेके आ जाना। ठीक है, वो पेन आया 70 रुपीज का। लेकिन यदि आपने दुकानदार को बोल दिया कि भैया आप जो बिल बना दो वो 100 रुपए का बना दो, ठीक है ना, तो जो बिल बना उसमें कितने का प्राइस हुआ? 100 रुपए का। और वो एक्चुअली पेन कितने का है? 70 का। तो जब आप मेरे पास लौट कर आओगे तो मेरे पास पूछने को कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे ये बिल दे दोगे कि सर ये देखो 100 रुपए का पेन आया है। तो अब मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं सकता। भले ही वो पेन भले ही 70 का है, लेकिन आप बिल कितने का लेकर आए हो? 100 रुपीज का। तो अकाउंटिंग में जो विश्वास किया जाता है वो डॉक्यूमेंट पर किया जाता है, वास्तविकता उसकी क्या है? वी डोंट केयर। वास्तविकता क्या है? कोई चेक नहीं करता। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनमें भी ऐसे ही होता है कि मटेरियल कुछ लगता है, बिल कितने भी प्राइस के बन जाते हैं और प्रेजेंट किसी भी प्राइस का किया जाता है। ठीक है, यहीं से स्कैम चालू होते हैं अकाउंट में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मेक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इग्नोर्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इग्नोर कर दी जाती है। अब एसेट्स का मीनिंग क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि एसेट्स का मतलब है कि ऐसी कोई भी इंटेंजिबल या फिर टेंजिबल थिंग्स, इंटेंजिबल या फिर टेंजिबल, ऐसी कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल थिंग्स जो जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो और उसका कोई ना कोई कौन हो? ओनर होना चाहिए। यदि इन सब 3 चीजों को फिट करता है तो वो हमारी क्या हो गई? एसेट्स। तो मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज की डेट में मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट्स की क्या वैल्यू है। तो हम अकाउंट में वो कभी नहीं रिकॉर्ड करते। हम हमेशा कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं? बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। अब बोलोगे सर ये बुक वैल्यू क्या है? तो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जिस टाइम पर आपने उस एसेट्स को खरीदा था उस टाइम का जो प्राइस था उसको ही हम आज तक घसीटते चले आ रहे हैं, उसी प्राइस को हम लिखते जाते हैं और उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करते जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन का मतलब किसी भी एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होने लगती है, इसी को बोलते हैं क्या? डेप्रीशिएशन। ठीक है ना। तो हम मान लीजिए 1 लाख की एसेट्स है और उसमें उसका 10,000 का वैल्यू डाउन हो गया, तो आपके पास उस एसेट्स की वैल्यू कितनी बची? 90,000। ये कहलाती है बुक वैल्यू। अब भले ही ये मार्केट में आपकी एसेट्स जो आपने 1 लाख की खरीदी थी आज की डेट में वो 70 की बिक रही हो, लेकिन लिखेंगे उसको कितने का? 90 का। क्योंकि उसकी बुक वैल्यू कितनी चल रही है? 90 रुपए। आप सभी के पास मोबाइल होगा। लेट से आपने ये मोबाइल 10,000 रुपए का खरीदा, एक दिन चलाने के बाद ही उसकी प्राइस तुरंत गिर जाएगी। यदि आप दूसरे व्यक्ति को भी बेचोगे ना तो वो आपसे कितने में खरीदेगा? वो कहेगा भैया हम तो 9,500 का ही खरीदेंगे या फिर 9,500 का ही खरीदेंगे। तो ये जो इमीडिएट फॉल आता है किसी एसेट्स की वैल्यू में, दैट इज कॉल्ड एज द डेप्रीशिएशन। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका?
डेप्रिसिएशन, स्पेलिंग सही से लिख दे रहा हूं, DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन, ये आपका स्पेलिंग हो गया डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट आपका पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारा लिखा गया। ये तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ही सिंपल सी भाषा में यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो, हिंदी इंग्लिश भी सही से नहीं आती हो, यदि वो व्यक्ति आपसे पूछ ले कि इन्फ्लेशन क्या होता है भाई साहब, तो आप एक ही जवाब दोगे कि साहब जो महंगाई है ना, इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है ना। जो चीज आप कल की डेट में 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज की डेट में वो चीज 10 रुपए में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। कल के दिन आप 70 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने जा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन आज आप जब 70 रुपए लेकर जाओगे तो आपको 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। जब आपके पास जो पैसे हैं, उस पैसे से आप वो चीज ना खरीद पाओ जो आप एक टाइम पर खरीद पाते थे, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो आपकी जो परचेस करने की पावर है वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है, इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को हम हमेशा अकाउंट में इग्नोर करते चले जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नाउ अब क्वालिटेटिव, हमने दो चीजें पढ़ी, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव चीजें तो रिकॉर्ड होती ही हैं, क्वालिटेटिव चीजें रिकॉर्ड कभी अकाउंट में होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टर हमारे लिए जरूरी होते हैं। देखिए रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन जरूरी होते हैं कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होना ही चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, भरोसा। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, कि हमारी अकाउंटिंग रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। अब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसेमंद कैसे होगी, आप खुद स्वयं सोचिए कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपने एक अकाउंटेंट को लगा के रखा है और अकाउंटेंट आपका काम कर रहा है, तो आप कैसे उसके काम पर भरोसा करोगे, जब वो आपको सारे एविडेंस लाकर देगा कि साहब देखो हमने ये जो अकाउंटिंग करी है ना, वो यहाँ यहाँ से मिला मिला के करी है, मतलब जो बिल है, जो डॉक्यूमेंट है, कहाँ से परचेज किया, कहाँ से सेल किया, ये पूरी जब वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देगा ना, तब आप उसको क्या करोगे, विश्वास कर लोगे कि हाँ यार ये सही कह रहा है, ठीक है ना। तो सेम चीज क्या होती है, सेम यहां पर होगा कि यदि आप अकाउंटिंग को सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करोगे तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक रिलायबल हो जाएगी, भरोसेमंद हो जाएगी, आराम से भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रेलेवेंस। हमारे अकाउंट में हमेशा रेलेवेंसी होनी चाहिए। रेलेवेंसी मतलब आपने बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, रेलेवेंट। रेलेवेंट किसी से जुड़ा हुआ, मतलब आपको अकाउंटिंग करते वक्त यहाँ वहां के कोई ट्रांजैक्शन, फालतू के ट्रांजैक्शन करने और लिखने की जरूरत नहीं है। जो काम के हो, जो हमारे से रिलेटेड हो, हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट एंड शुड आल्सो डिस्क्लोज द आइटम विच आर मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है विच ट्रांजैक्शन आर रियली अफेक्ट द बिजनेस, विच ट्रांजैक्शन इफेक्ट द बिजनेस। तो आपको सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो भैया वास्तविकता में इफेक्ट करते हो बिजनेस को। अब जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट ही नहीं करते, वो कौन से ट्रांजैक्शन हो गए, इममटेरियल। इममटेरियल
तो आपको इममटेरियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, ओनली ऑन मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। इममटेरियल चीजों को नहीं लिखना है, इममटेरियल, इममटेरियल चीजों को नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको कौन सी चीजें लिखना है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक। और मटीरियलिस्टिक का मतलब है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपन अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ऐसी अकाउंटिंग आपको करना है जिससे सारे लोग समझ सकें, हमारे अंदर के लोग भी समझ सकें और बाहर के लोग भी समझ सकें, इंटरनल लोग भी समझ सकें और एक्सटर्नल लोग भी समझ सकें, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट इज इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। किसी भी समस्या को ना होकर आप आसानी से सारे ट्रांजैक्शन को समझ सको, इजीली एनालाइज कर सको, इजीली इंटरप्रेटेट कर सको, ठीक है ना। ऑल यूजर्स, मैंने क्या बोला था अभी, इंटरनल और एक्सटर्नल, सारे लोग हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इजीली समझ पाए, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें बनाना चाहिए। लास्ट है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ये होना चाहिए हमारी अकाउंटिंग का कि इट शुड बी कंपेरेबल। मान लीजिए कि आप लोग अभी अभी 12th से पास आउट हुए हैं, है ना, और यदि आपका कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि 10th में आपके जो परसेंटेज थे वो थे 8.2 CGPA, और 12th में आपके परसेंटेज आ गए किस चीज में, 12th में पहले आपका रिजल्ट आया ग्रेड में, लेकिन 12th में आपका रिजल्ट आया परसेंटेज में, लेट से 86। क्या आप अपने आप को थोड़ा, ये क्योंकि दोनों मेथड अलग अलग हैं, ये मेथड अलग है और ये मेथड अलग है, या फिर आपको यहां पर 8.2 ना लिख के मैं यहां पर लिख दूं A+, क्या आप अपने आप को कंपेयर कर पाओगे कि मेरा 10th के कंपैरिजन में 12th का रिजल्ट अच्छा आया है या कम आया है? क्या कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही मेथड अलग अलग हैं। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट ये दूसरी मेथड है ग्रेड वाली और ये दूसरी मेथड है परसेंटेज वाली, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक जैसी मेथड से बार बार करना है, जिससे कि हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, पिछले साल को और इस साल को। क्या पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल का क्या पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल का परसेंटेज बढ़ा है प्रॉफिट का, या फिर कम हुआ है, लॉस बढ़ा है या प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से बनानी है कि हम अपनी चीजों को कंपेयर कर सकें। इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, यू कैन हाईलाइट द वर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, ठीक है ना। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। क्लियर। ठीक है, अब अपन आते हैं यूजर्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। हालांकि मैं आपको ये सब बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा अपन इस पे हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने के लिए इच्छुक होते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है हमारा ओनर, जो मालिक है। क्यों है? क्योंकि ये चाहता है कि हमने जो कैपिटल लगाई है, आप भी यदि एक बिजनेस स्टार्ट करते हो 1 लाख रुपए से, लेट से 1 लाख रुपीज, तो क्या अपेक्षा करोगे 1 साल बाद आपको 1 ही लाख रुपए, 1 ही लाख रुपए मिले? क्या आप ये अपेक्षा करोगे कि 1 साल बाद कम से कम मुझे 1 लाख का 1,10,000 तो मिले कम से कम? तो ओनर हमेशा ये सोचता है कि मैंने जो कैपिटल लगाई है उस पर कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। वेरी क्लियर। तो ओनर हमेशा क्या चाहता है,
कि हमको कितनी रिटर्न मिल रहा है अपने कैपिटल पर, या फिर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब रीजन क्यों है, क्यों जानना चाहता है कि टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द वायबिलिटी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन अ बिजनेस, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है वो बड़ी है या कम हो गई है। अब आते हैं अपन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है हमारा, तीन तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीनों जो मैनेजमेंट होते हैं उनका इंटरेस्ट इस बात पर देखने को होता है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न कितना आया है, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटी कितने हैं। अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो उसका रीजन ये है कि टू ड्राफ्ट द वेरियस पॉलिसीज मेजर्स। भाई स्वाभाविक सी बात है, मैनेजमेंट का ही तो ये काम होता है कि हम आगे की पॉलिसी बनाएंगे, फ्यूचर में हमें क्या करना है, और प्लानिंग फैसिलिटेट करना, और उसके बाद क्या करना, डिसीजन बनाना कि कौन सी जगह पर हमें पैसा लगाने में कितना फायदा होगा, क्या हमारे रिसोर्सेज सही से यूज हो रहे हैं, और यदि नहीं हो रहे हैं तो उन पर कंट्रोल करना, क्या कोई हमारा एम्प्लॉय सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, छुट्टी पे लोग ज्यादा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेट वर्क कर रहे हैं, जल्दी भाग जा रहे हैं। इन सब पर हमें जो कंट्रोल करना पड़ता है वो किसका काम होता है, ये मैनेजमेंट का होता है, ठीक है ना। और आपको इन इफिशियंसीज को अलग करना पड़ता है। मैंने कल आपको बताया था इफिशियंट का मीनिंग। इफिशिएंट का मीनिंग होता है कि लेस रिसोर्स में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए, है ना। पता चला कि आपने तो सिर्फ, कुछ लोग होते ना जिनने कहा कि हमने तो बस 1 घंटे पढ़ाई करते थे या फिर पेपर के पहले पढ़ लेते थे, 12th में हमारे 80 नंबर बन गए, तो वो लोग हैं एफिशिएंट लोग, कम टाइम में ज्यादा परसेंटेज ले आए, है ना। तो इस तरीके से ये लोग होते हैं एफिशिएंट लोग, होशियार लोग होते हैं ये लोग, दिमाग लगा लेते हैं कहाँ से पेपर बन सकता है और कहाँ से किन किन क्वेश्चंस पे अपन को ज्यादा हाईलाइट करना है। नेक्स्ट हमारे लोग होते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्यों जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, पहली चीज प्रॉफिट जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं कि इनको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए, किस चीज का, वेजेस का, सैलरी का, बोनस, इंक्रीमेंट, या फिर वेजेस एंड सैलरी बोथ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आपकी सैलरी में 1% या फिर 2% या फिर 3% का हर साल इंक्रीमेंट बढ़ना। आपकी सैलरी अभी मान लीजिए 50,000 थी, तो अगले साल वो उसको 51 या 52 या 53 कर दें, इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो हमेशा एम्प्लॉय ये चाहता है कि हमारा इंक्रीमेंट हो। अब कैसे हो, जब तक कंपनी का फायदा नहीं होगा तब तक कैसे इंक्रीमेंट होगा, इसलिए ये लोग चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब वो होता है कि जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, अब वो हमारी कंपनी का क्या चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी पर कर्ज कितना है और उसके हिसाब से आपकी संपत्तियां कितनी हैं। मतलब कल के दिन यदि आप कर्ज ना चुका पाओ तो कम से कम आपकी संपत्ति बेचकर तो कर्ज को पे ऑफ कर दिया जा सकता ना। तो कर्ज का मतलब हो गया लायबिलिटी और संपत्ति का मतलब हो गया एसेट्स। इसका हालांकि फॉर्मूला अलग होता है, मैं बाद में बताऊंगा। अब क्यों है भैया, चेक क्यों करते हैं? टू असेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बिजनेस एंड इंश्योर टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द बिजनेस। अब भैया ये लोग इसलिए देखते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि ये लोग पता कर सकें कि आपके बिजनेस में कुछ वर्दीनेस है कि नहीं है, आपके बिजनेस में संपत्तियां हैं कि नहीं है, क्या आप लोन चुकाने लायक हो या नहीं हो। पता चला बैंक वाले लोन तो दे दे के परेशान है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, पे ही नहीं कर पा रहे हो। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तो एसेट चेक कर लो। आप भी यदि आप कहीं आज उधार लेने जाओगे
तो कुछ लोग कभी कभार गोल्ड मॉर्टगेज में रख देते हैं, गाड़ी मॉर्टगेज में रख दे देते हैं, मोबाइल गिरवी रख देते हैं, है ना। तो यदि आप मान लीजिए 5,000 रुपये उधार लेने जाओगे ना, तो आपसे कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपीज की चीज पहले रखवा लेगा गिरवी के तौर पे। तो जब तक आप इसके पैसे नहीं लौटाओगे तब तक ये संपत्ति उस व्यक्ति के पास रहेगी जिसने आपको पैसे दिए हुए हैं, है ना। तो आपके पास संपत्ति कितनी है इस चीज से पता चल जाता है कि आपकी वर्दीनेस कितनी है, और उसी हिसाब से आपको फिर पैसा भी दिया जाता है। अब आते हैं क्रेडिटर। ना हु आर द क्रेडिटर, ये लोग भी एक तरीके से लोन देने वाले होते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली लोन नहीं देते कि भाई बैंक है या फिर कोई ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं। मान लीजिए आप हैं बायर, इसको अपन बायर ले लेते हैं, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है सेलर, ये है सेलर। तो जब बायर ने सेलर से बोला कि हमको गुड्स दे दीजिए, गुड्स मतलब वस्तुएं दे दीजिए उधार, तो यहां पर ये वस्तुएं लेकर आ गए, गाड़ी में भर के आ गए अपनी, ठीक है ना, यहां पर आ गए। अब बायर ने सेलर को पैसे नहीं दिए, लेकिन सेलर ने तो उधार दे दिया ना गुड्स, पैसे नहीं दिए उधार, लेकिन गुड्स तो उधार दे दिए ना। तो ऐसे केस में ये जो पर्सन है, जो हमारे सेलर हैं, इनका अपन नाम दे दे रहे कुछ ABC। तो ABC जो पर्सन है वो हमारे कौन होगा, एक क्रेडिटर, इन्होंने हमें उधार कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो हमें उधार दे देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इन व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिट पर उधार, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो जो व्यक्ति हमें क्रेडिट पर गुड्स दे दे वो हमारा कौन कहलाया, क्रेडिटर, ठीक है ना। अब ये लोग क्यों देखना चाहते हैं, टाइमली रीपेमेंट आप कर दो उनका, और सेफ्टी सिक्योरिटी, क्या आप टाइम पर उनका पैसा लौटा रहे हो या नहीं लौटा रहे हो, या फिर आपके पास पैसा है फिर भी आप नहीं लौटा रहे हो। तो इन सब कारणों को चेक करने के लिए हमारे क्रेडिटर्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। इसके बाद टैक्स अथॉरिटी, इसकी तो नज़र बनी रहती है कि जहां आपने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट का दिखाना छिपाना चालू किया, वो लोग आपको आ जाएंगे छापा मारने के लिए। फिर आते हैं रिसर्चर। रिसर्चर वो पर्सन होते हैं, हम जैसे लोग, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, स्टूडेंट, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके डेटा को इकट्ठा करता हो और बाद में एनालिसिस करता हो और इसको स्टडी के पर्पज से जो यूज करते हो, तो वो कहलाते हैं रिसर्चर, ठीक है ना। कंज्यूमर भी कभी कभार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, वो महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है, यदि आप महंगा बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, क्या जितना पैसा आप दे रहे हो किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, क्या उतना वसूल करने लायक वो प्रोडक्ट है या नहीं है। कई बार होता ना, जैसे कि हमने कोई चीज 50-60 रुपए की हम खरीद लेते हैं और उसको यूज करने के बाद हम क्या बोलते हैं, अरे यार पैसा वसूल नहीं हुआ हमारा, है ना। तो कंज्यूमर हमेशा यही करता है, ये चेक करता है कि हमारा पैसा वसूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब जो आपका आगे जो स्टार्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा चीजों में, क्योंकि अब हो रही है टर्मिनोलॉजी स्टार्ट। टर्मिनोलॉजी मतलब ये बेसिक्स टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स पता नहीं होंगे तब तक आपको ना डेफिनेशन समझ में आएंगी, ना ही किसी तरीके का आपको आगे क्या करना है, कैसे चीजों को समझना है, वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आते हैं अपन सीधा सीधा वर्ड्स पर, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड जो आता है वो आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। हालांकि यहां पर एसेट्स लिखा है, लेकिन आप
यहाँ पर आइए बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा कोई भी अकाउंटिंग शुरू नहीं होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ये एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कि इकोनॉमिक इवेंट है। या तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर क्या है, ये एक इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है ना, तो या तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर ये क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है बिटवीन टू पार्टीज। दो लोग तो कम से कम इसमें होना ही चाहिए। एक होना चाहिए बायर, एक होना चाहिए कौन, सेलर। ठीक है ना। और जब ये ट्रांजैक्शन हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड इन बुक्स, रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसी को बोलते हैं हम क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा। जो लोग बीच बीच में यदि लेफ्ट हो पा रहे हैं किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड होता है अकाउंट। मैंने आपको 3 शब्द बताए थे फर्स्ट या सेकंड क्लास में, अकाउंट, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है, ये देखिए ना, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। एक हमने बताया था अकाउंटिंग, और मैंने ये बताया था कि इसमें देखिए आईएनजी फॉर्म लगा है, इसका मतलब अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह वगैरह, वो आपको याद है। लेकिन यदि बात की जाए सिर्फ अकाउंट की, सो अकाउंट इज अ स्टेटमेंट, अकाउंट इज अ स्टेटमेंट। अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, it is a record of transaction which may be cash और credit। नगद वाले भी हो सकते हैं और उधार वाले भी हो सकते हैं, दोनों। क्रेडिट का मतलब है उधार, तो नगद ट्रांजैक्शन भी होंगे और आपके कौन से होंगे, उधार ट्रांजैक्शन भी होंगे। ठीक है ना। वो भी पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना। अब हमें किसी पर्टिकुलर हेडिंग में इसको लिखना पड़ता है। अब वो हेडिंग क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए सैलरी, जैसे कि वेजेस, है ना। सैलरी सैलरी आप देते जा रहे हो तो एक जगह पर लिखते जाओ, राम को दे दी, श्याम को दे दी, ए को दे दी, बी को दे दी, सी को दे दी, डी को दे दी, एक्स वाई जेड इन सबको दे दी। मजदूरी, मजदूरी एक्स वाई जेड ए बी सी डी सबको हमने मजदूरी दे दी। इसके बाद मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जनवरी का भर दिया, फरवरी का भर दिया, मार्च का भर दिया, अप्रैल का भर दिया, मई का भर दिया, जून का भर दिया, जुलाई का भर दिया। तो इस सब के जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड किया जाता है। सो अकाउंट इज अ स्टेटमेंट in which we record all the transaction which are in cash as well as the credit in a particular head, in a particular head like salary, wages, टेलीफोन एक्सपेंसेस, और कुछ भी एक्सपेंस हो सकते हैं। मैंने जितने बताए हैं उससे कई ज्यादा हो सकते हैं, आपको सिर्फ इन्हीं पर लिमिटेड नहीं रहना है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जिसका मैं आपको हालांकि जो लिख के दे दूंगा, मैं आपको जो नोट्स हैं वो तो मैं आपको दे दूंगा, ये जो फाइल है मैं आपको पूरी पूरी भेज दूंगा। इसके बाद अपन आते हैं कैपिटल।
कैपिटल तो मैं शायद कई बार रिपीट कर चुका हूं वर्ड, और कैपिटल का कोई भी व्यक्ति यदि माइक ऑन करके यदि बता सके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, अभी तक यदि मैंने जो समझाया उसमें से यदि थोड़ा 1-2% यदि समझ में आया हो तो। कैन एनीबडी आंसर व्हाट इज सर कैपिटल? जो हमारी पूंजी होती है शुरू में हाँ, लगाने के लिए। एग्जैक्टली, एनीथिंग जनरली कैश, anything which is invested by, which is invested by owner of business, owner of business, यदि जो बिजनेस का मालिक है ना वो बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ भी यदि लगाता है, हालांकि हर बार क्या लगाया जाता है, कैश ही लगाया जाता है, लेकिन कैश के अलावा यदि आप कुछ और भी लगा रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने में, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल। और जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट होने पर ही कैपिटल लगेगा, बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है तो बीच बीच में जो हम पैसा लगाते हैं वो भी आपका कैपिटल कहलाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। So capital is the amount invested in an enterprise by the owner of the firm, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं अपन एसेट्स पर। अब क्योंकि यहां से थोड़ा सा टफ होने वाली चीजें, थोड़ा सा इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने एसेट्स की आपको बहुत इजी डेफिनेशन दी है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। आप जैसे कि कोई भी आपसे पूछेगा एसेट्स क्या होता है तो आप सिर्फ एग्जांपल बता पाओगे, सर गाड़ी, सर बिल्डिंग, घर, है ना, ये सब चीजें। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन आपकी मैंने आपको बताई कि ऐसी कोई भी टेंजिबल थिंग्स, देखिए हाईलाइट करते जा रहा हूं, या फिर कोई सी टेंजिबल थिंग्स, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब दिखने वाली, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो और उसकी वहां पर क्या हो, ओनरशिप। किसी भी व्यक्ति की ओनरशिप हो सकती है, आपकी हो सकती है। यदि आपकी ओनरशिप है तो वो आपकी एसेट्स है, फादर की ओनरशिप है तो फादर की एसेट्स है, भाई की ओनरशिप है तो भाई की एसेट्स है वो। तो ऐसी कोई भी टेंजिबल और इंटेंजिबल थिंग्स जिसकी क्या हो, कुछ ओनरशिप हो और जिसको हम मेजर कर सकें किस टर्म में, मनी के टर्म में, दैट इज कॉल्ड एज द एसेट्स। ठीक है। अब एग्जिस्टेंस के बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है टेंजिबल, जो दिखती हो, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, और इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट। अब चलिए यहां पर बिल्डिंग और मशीन तो लिखा ही है, अपन कुछ और एग्जांपल भी यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं कार, है ना, और यहां पर लिख लेते हैं सर गुडविल। जी। गुडविल हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्नीचर। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैपटॉप, है ना, प्लांट। प्लांट मतलब जो बड़े बड़े मशीन लगी होती हैं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो उसमें पुर्जे लगे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से सारी भी जितनी भी दिखने वाली लाइट। एसेट्स होती हैं वो क्या कहलाएंगी, टेंजिबल। अब आते हैं अपन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो दिखती नहीं है, जिसमें से पहला है गुडविल। गुडविल का मैंने आपको कल बताया था कि जब आदमी हार्ड वर्क कर करके अपना खुद का नाम बनाता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, गुडविल। अब कंपनी अपना नाम कैसे बनाएगी, कंपनी अपना नाम बनाती है प्रॉफिट कमा कमा कर। अच्छा, आप एक बात बताइए कि मान लीजिए आपको एक म्यूजिक इवेंट अरेंज कराना है आपकी यूनिवर्सिटी में ही, है ना। आप अपने सीनियर को फेयरवेल पार्टी देना चाहते हो और आप चाहते हो कि अरिजीत सिंह हमारे यहाँ पर गाना गाने आ जाए, ठीक है ना, अरिजीत सिंह।
और एक मान लीजिए आप कोई मान लीजिए कोई यूट्यूबर है जो आपने उसको बुला लिया गाने के लिए, है ना, मतलब कोई सेलिब्रिटी नहीं है बट एक यूट्यूबर है, कौन ज्यादा पैसे लेगा? अरिजीत सिंह पैसे ज्यादा लेंगे कि यूट्यूबर ज्यादा पैसे लेंगे? अरिजीत सिंह। क्यों लेंगे? क्योंकि उनकी गुडविल क्या है? अलग ही है सर उनकी उनकी तो। गुडविल अलग ही है, वो अलग ही लेवल के आदमी है ना। तो वैल्यू वाला गुडविल का है। मतलब वैल्यू, उनकी बहुत वैल्यू है भैया। वो तो शायद इतने हैं सिंपल आदमी, बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी के आदमी है, लेकिन उनकी गुडविल बहुत है। अब हम उस उनको आज तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और क्वालिटी तो उनमें है ही है, सारे लोग जानते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? गुडविल। तो गुडविल रेपुटेशन हम बोल सकते हैं, नेम, फेम। तो वो कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का नेम फेम कैसे होगा? जब आप कंटिन्यू ईयर वाइज ईयर आप प्रॉफिट कमाते जाओगे। ठीक है ना। जैसे कि आप अभी 12th में आप कोचिंग भी करते होगे, तो कोचिंग करते करते आपने देखा होगा किसी इंस्टीट्यूशन की फीस ज़्यादा होती है, किसी की बहुत ही ज़्यादा और किसी की और ही बहुत ज़्यादा। जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांच खुली होती हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत पहले से मार्केट में जमे हुए हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है ना। आई होप गुडविल वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यस। हाँ, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा कई चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका कौन सा एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। आपके मोबाइल में जितनी भी एप्स डली होती हैं वो भी आपकी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कुछ लोग लाइसेंस खरीद के एंटीवायरस, तो देखिए सभी को पता होगा, जो लोग लैपटॉप चलाते हैं तो एंटीवायरस खरीद लेते हैं। तो आपने एंटीवायरस खरीद यस लिया सर। पैसे देकर, तो अब आप एंटीवायरस के क्या हो गए? हकदार हो गए, आपकी एसेट्स है वो। बट वो दिख तो नहीं रहा ना एंटीवायरस। तो ऐसे ही एसेट्स को हम बोलते हैं क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। अब यदि लॉन्गेटिविटी की बात करें, लॉन्गेटिविटी का मतलब होता है कि ऐसी एसेट्स जो ड्यूरेशन के पे डिवाइड करनी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो ग्राफ बना है, मैं इसको ना करते हुए मैं थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ, आप इसको देखिए। देखिए एसेट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट, और एक होती है आपकी करंट एसेट्स। ये बहुत बारीक डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बेसिकली मोर देन 1 ईयर तक आपके बिजनेस को फायदा दे। मोर देन 1 ईयर तक आपके बिजनेस को फायदा दें। अब आप खुद सोचिए, मोर देन 1 ईयर कौन कौन सी चीजें आपके बिजनेस को फायदा देंगी? बिल्डिंग देगी, मशीन देगी, फर्नीचर देगा, प्लांट देगा। ये सब देंगे कि नहीं देंगे बहुत समय तक? ठीक है ना। लेकिन ऐसी एसेट्स जो आपको 1 साल तक ही फायदा देंगी, उसके बाद ये आपके पास नहीं रहेंगी। ठीक है ना। सो लेस देन 1 ईयर, यदि 1 साल के अंदर अंदर आपको किसी चीज का फायदा मिल जाए तो ऐसी एसेट्स को बोलते हैं क्या? करंट एसेट्स। ठीक है। कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ किसी को? सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल करंट एग्जाम्पल दे दूं? एसेट्स। यस सर। हाँ, जी जी बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए आप सबके पास बाइक है कि नहीं है? बाइक होगी आपके पास, स्वाभाविक सी बात है। तो यदि आपने बाइक यस सर। चलाने के लिए ली है तो उसका फायदा आपको कितने साल तक मिलने वाला है? 3 4 साल, 5 साल, 6 साल तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन यस सर। आपने बाइक का शोरूम ही खोल डाला पूरा। ठीक है ना। आपके पास बहुत सारी बाइक्स रखी हुई हैं, बाइक्स ही बाइक्स हैं आपके पास।
लगभग लगभग 50-60 बाइक्स हैं। क्यों है? क्योंकि आप उसको क्या करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो। क्लियर? तो जब आपके पास बाइक खुद की थी तो आप उसको मोर देन 1 ईयर तक यूज कर रहे हो, लेकिन जब आपने बाइक बेचने के लिए खरीदी है तो मुश्किल से मुश्किल वो आपके पास कितने दिन रहेगी? हफ्ते भर, 15 दिन, 1 महीने। 1 महीने के बाद तो बिक जाएगी ना। तो उस बाइक तो एसेट्स है, संपत्ति तो है, लेकिन आपने उसको 1 साल के अंदर अंदर उसको बेचकर अपना फायदा निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? तो ऐसी एसेट्स जिनका फायदा हमें 1 साल के अंदर ही मिल जाए वो एसेट्स कहलाएंगी नॉन करेंट एसेट्स, और जिनका फायदा हमें लंबे समय तक मिल सके वो क्या कहलाते हैं? जो लंबे समय तक मिले वो नॉन करेंट एसेट्स, और जो छोटे समय तक आपको मिल जाए वो आपका कहलाएगा करेंट एसेट्स। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नॉन करेंट एसेट्स, और एक एक लिख दे रहा हूं करेंट एसेट्स। ठीक है ना? किराने की शॉप सबने देखी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक जितने भी लोग हैं सभी लोग इतने सभी लोगों ने किराने की शॉप जरूर देखी होगी 100%, और वहां पर पैसा अपन सामान भी लेने जाते हैं। ठीक है ना? अब आप देखना ध्यान से, सब कुछ आपके दिमाग से होने वाला है, क्योंकि आप एक बात बताइए, किराने की दुकान में जब भी आप गए होंगे तो किराने की दुकान में ऐसा कौन सा सामान रखा रहता है जो हमेशा आपको मतलब वहीं पर रखा मिलेगा, वो चेंज नहीं होता? जैसे कि फर्नीचर, जब आप जाते होगे तो आपको बैठने के लिए वहां पर क्या लगा रहेगा? फर्नीचर। जब आप जाओगे तो आपको एक वेट मशीन दिखेगी जो आपको तौल कर देगी चीजों को। दूसरा, यदि आप देखोगे फ्रिज रखा होता है हर एक किराने की शॉप में, और क्या मान लें अपन, मान लीजिए एसी लगा हुआ है या फिर फैन लगे हुए हैं, और मान लीजिए जो लॉकर होता है पैसे रखने के लिए। तो ये सारी चीजें किसी भी दुकानदार को कितने लंबे तक साल तक फायदा देंगी, आप खुद बताइए। 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक ये दुकान रहेगी तब तक उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन सब चीजों का? लेकिन इसी दुकान के अंदर आपने रखा है बेचने वाले आइटम। बेचने वाले आइटम जैसे कि बेचने वाले आइटम जैसे कि पल्सेस हो गई, दाल है ना, शुगर, इसके बाद टी, इसके बाद आप ले लो राइस, और इसके बाद आप ले लो कुछ बहुत सारे आइटम। तो ये जो एसेट्स हैं, ये पल्सेस, टी, शुगर, राइस, ये है तो वैसे एसेट्स, लेकिन इनको हमने तुरंत ही बेचकर हमने अपना फायदा वसूल कर लिया। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा जो यदि हम मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं और करंट एसेट्स क्या होती हैं। सिंपल सा मतलब है, जिन एसेट्स का फायदा हमें 1 साल के बाद तक मिलता रहे ऐसी एसेट्स कहलाएंगी नॉन करंट एसेट्स, और ऐसी एसेट्स जिनका फायदा हमें 1 साल के अंदर ही वसूल हो जाए इनको बोलते हैं अपन क्या? करंट एसेट्स। ठीक है ना? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम, यहां पर मैं लिख रहा हूं करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लें, कैश में कन्वर्ट कर लें। तो ऐसी जो एसेट्स होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? करंट एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, कैश,
बिल्स रिसीवेबल आपको यहाँ पर एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये देखिए डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब हमारा कैश के हमारा बैंक में पैसा होना, कैश इन हैंड मतलब हमारी पॉकेट में होना। बिल्स रिसीवेबल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, और डेटर्स के लिए अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने के लिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर दो चीजें मैंने लिखी हैं, एक लिखी है नॉन करंट एसेट्स और एक लिखी है आपकी क्या, करंट एसेट। ये सिर्फ आपका एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे जब अपन बढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे चीजों को। सर ठीक है ना सर जी? सर बीआर चेक करंट एसेट हो सकता है? कौन सा सर बीआर चेक? बियर चेक? यस सर। ये आप इस चीज की बात कर रहे हो, बियरर चेक? नो सर, जो बैंक रिसिप्ट होता है ना सर, हाँ हाँ वो। हाँ ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि आपको तो टर्म याद रखना है 1 ईयर। यदि कोई चीज आप 1 ईयर के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करा पा रहे हो तो वो आपके लिए करंट एसेट्स है। ओके सर। है ना? तो मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया, उसकी आजकल वैलिडिटी कितनी होती है, 3 मंथ। अब मैंने उस चेक को भंजाया नहीं है अभी तक, रखे हूं 3 महीने से मैं रखे हूं। मैं 2 महीने 29वें दिन पर मैं ये चेक लगा सकता हूं, या फिर 30वें दिन भी लगा सकता हूं। तो ये तो मेरे लिए करंट एसेट्स हो गई ना। या फिर आपने मुझे एक चेक दिया, मान लो वैसे तो 3 महीने आजकल चेक की वैलिडिटी है, लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लो चेक की वैलिडिटी होती 12 मंथ, होती तो, होती नहीं है, यदि होती तो तब भी ये मेरे लिए कौन सी एसेट्स होती, करंट एसेट्स होती। ठीक है ना? क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और मैंने आपको एक कोई कूपन टाइप का दे दिया। मैंने आपसे कहा कि ये 1 साल के लिए वैलिड है, आप कहीं से भी इसको आप शॉपिंग कर लेना। तो यदि आपने 1 साल तक इसको शॉपिंग नहीं करी तो ये वेस्ट हो गया। इसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर। तो ये 1 ईयर की वैलिडिटी आपके लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि आप कभी भी जाकर क्या कर सकते हो, उसकी शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है ना? तो आई होप ये पॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। यस सर। चलिए, यस तो सर। नेक्स्ट आपका रहेगा लायबिलिटी। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपन वो लायबिलिटी से अब स्टार्ट करेंगे।